हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जब भी देख रहे हैं सत नमस्कार आदाब आप सभी को। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। जो मैंने पहले सीरीज बनाई थी 400 को, उसको थोड़ा होल्ड करते हैं। अभी क्या है, जिसको जापान जाना पड़ने भाई उसके लिए अच्छी स्कॉलरशिप आ गई है। मतलब नेक्स्ट का वापस से नोटिफिकेशन आ गया है। वो 4 कैटेगरीज में नेक्स्ट अपनी स्कॉलरशिप दे रहा है। पहले पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, पीएचडी में और मास्टर्स दोनों एक में इंक्लूडेड है। देन अंडर ग्रेजुएट मतलब बीटेक करने जा रहे हैं, बीएससी करने हैं उनके लिए, तीसरा डिप्लोमा के लिए और चौथा सर्टिफिकेट कोर्स। इन चारों कोर्सेज के लिए हमें वापस से नेक्स्ट की स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गई है। सबकी अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन 2 वीडियोज में। ये 2 वीडियो खाली सीरीज चलेगी। पहली वीडियो में मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी जो जा रहे हैं करने उनके लिए, और दूसरा जो अंडर ग्रेड करने जा रहे हैं उनके लिए खाली इन 2 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, उसके अंदर हम लोग डिप्लोमा होल्डर्स मतलब डिप्लोमा के लिए और जो सर्टिफिकेट कोर्स जा रहे हैं उसके लिए, इन दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पीएचडी के लिए। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो पीएचडी का इंक्लूजन है वो पीएचडी में 2 चीजें हैं, पीएचडी और मास्टर्स दोनों एक साथ इंक्लूड करके दिया है। ऑल्दो ये कैटेगरी पीएचडी और मास्टर्स की एक साथ की है, लेकिन इनका जो रिक्वायरमेंट है दोनों का वो इंडिविजुअली अलग अलग है। पीएचडी वाले अलग नॉमिनेट होंगे और मास्टर्स वाले अलग नॉमिनेट होंगे। तो अभी मैं और क्लियर कट आप लोगों को बता दूं, सबसे जरूरी चीज ये है, इसमें एक एज क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया क्या है, ये 3 अप्रैल 1990 उसके उस दिन और उससे बाद जो जन्मे लोग हैं उनके लिए खाली है एप्लीकेबल, उसके पहले लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं। मैं बार कंफर्म कर लूँ, 2 अप्रैल 1990 से पहले, अरे सॉरी उसके बाद ऑन, और उसके बाद 2 अप्रैल को बर्थडे तो भी चलेगा, उसके बाद तो भी चलेगा, ठीक है जी। और इसमें साथ ही साथ जो अगली रिक्वायरमेंट है वो ये कहता है कि आपका एक्सपीरियंस, अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस रिसर्च बेस्ड, टीचिंग बेस्ड या ऐसा वर्क एक्सपीरियंस जिसमें रिसर्च इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी आप पीएचडी के लिए एप्लीकेबल, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है जी। अभी दूसरा है इसमें और रिक्वायरमेंट, एक मेजर रिक्वायरमेंट जो है वो है पासिंग क्राइटेरिया, मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होगा। अब जैसे हमारा पीएचडी वाला है, पीएचडी के लिए अंदर चाहिए हमें 70% मार्क्स, और जो हमारा 70% मार्क्स किस में, 70% मार्क्स चाहिए हमारा जो मास्टर्स होगा उसमें। और अगर मास्टर्स करने जा रहे हैं तो हमारा जो बैचलर्स जो भी एग्जाम होगा उसमें चाहिए हमें 70% मार्क्स। तो दोनों में 70-70, अगर 70 है तो वेल एंड गुड, 70 नहीं है तो ऐसे नमस्कार करना, आगे बढ़ जाना ठीक है, दूसरे कुछ आता है नहीं, ठीक, 70% दोनों में चाहिए। उसके अलावा जो जरूरी चीज ये कहती है कि इसमें जो भी क्राइटेरिया होगा फुलफिल जो करेगा उसका एक लेवल की स्क्रीनिंग होगी यहाँ पर, और उसके बाद ग्लोबली जो नेक्स्ट का जो एजेंसी है, पहली स्क्रीनिंग है एजेंसी में और यहाँ पे होगी, मतलब यहाँ एम्बेसी में होगी, दूसरी स्क्रीनिंग नेक्स्ट मतलब जापान वाले जो एजेंसी हमारी वो करेगी हमारी मतलब जापानीज गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कितना स्टाइपेंड कितना मिलेगा। तो स्टाइपेंड जो इसमें मिलने वाला है वो मास्टर्स जो करने जा रहा है उसको मिलेगा 1,44,000 येन। तो 1,44,000 कितना होता है, मतलब मान के चलो 72-73 हज़ार रुपए, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 72-73 हज़ार से ज्यादा नहीं मिलेगा। और पीएचडी करने जा रहे हो तो मिलेगा 1,45,000 येन। अब वो भी बस 72-74 का हिसाब पड़ेगा, तो 73,000-74,000 INR और 1,45,000 JPY, और मास्टर्स के लिए 1,44,000 JPY। तो दिस इज नॉट सो हाई बट इट इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू इफ यू डोंट हैव एनी फी टू पे, क्योंकि इसमें 100% फी एग्जेम्प्टेड है, वो मैक्स पे ही करेगा, ठीक है। तो जब पीओ पे कर दिया, साथ में 2 बार का टू एंड फ्रो टिकट देगा वो फ्लाइट का, मतलब जाने का एक बार और एक बार आने का, ऐसा एक टिकट देगा शायद वो साल में एक बार। सबसे जरूरी बात ये है कि इसमें जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे हम लोग इस मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म भर के हमें कहीं सबमिट या भेजना नहीं है। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दे रखी है, उस ईमेल आईडी के साथ साथ मैंने और भी जो इनके रिक्वायरमेंट लिंक है, जैसे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, ये सब मैंने शेयर कर रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाके जरूर देख लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ क्वेश्चन करना, कमेंट सेक्शन में अपन जवाब देंगे उसका भाई, ठीक है जी। तो ये है कि मेल के थ्रू जाना चाहिए। सबसे जरूरी चीज, इसका डेडलाइन जो है दैट इज 3rd of May, मतलब ये बस ये
2-4 दिन बाद ही ठीक है। तो 3 मई को इसका खत्म हो जाएगा टाइम, तो 3 मई तक अप्लाई कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं अप्लाई किया तो 2026 के लिए इंतजार करना 2025 में। इस साल कुछ नहीं होने वाला है। सेम इसी साल नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए आएगा, क्योंकि ये जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं ये 2025 की क्लासेस के लिए आए हुए हैं, ना कि 2024 की क्लासेस के लिए। तो मतलब 1 साल बाद जो क्लास होनी है उसका अभी से एप्लीकेशन फॉर्म और ये सब कुछ चालू हो चुका है, ध्यान दो ना, ठीक है। तो ये 2 चीज थी। अभी जरूरी चीज ये बता दी जाए तो किस किस फील्ड में आप लोग ये पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे फील्ड हैं, मतलब प्लेथोरा ऑफ फील्ड्स, जैसे ह्यूमैनिटीज में है, सोशल साइंस में है, मैथमेटिकल साइंस में ऑब्वियसली मैथ्स है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंटल साइंसेज हो गया, फार्मास्यूटिकल साइंस हो गया, जियोलॉजी, सिविल, आर्किटेक्चर, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, आईटी, स्पोर्ट्स, और इसमें बस मेजरली इनमें है। तो इन्हीं के अंदर और मल्टीपल फील्ड्स हैं जिसमें आप मेजर अपना सेलेक्ट कर सकते हो। वो मेजर सेलेक्ट करना, आपको सही लगे तो आप कंटिन्यू करना, नहीं सही लगे तो छोड़ देना। और वैसे ये एक बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो फील्ड है उसमें अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको इंग्लिश में तो चलो मिल जाएगा, क्योंकि रिसर्च बेस्ड है, ग्लोबल रिसर्च होता है, कई कई यूनिवर्सिटी से टाई अप होता है, बहुत जगह के लोग आ रहे होते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ ग्लोबल अप्रोच ऑफ एनी ऑफ द कंपनी टू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू गो फॉर दिस। लेकिन इस ग्लोबल अप्रोच में साथ में एक चीज और लागू होती है, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, जनरली इंग्लिश में पढ़ाते हैं। लेकिन आपने जब तक पढ़ाई की तब तक इंग्लिश में पढ़ाई करी, उसके बाद आप कभी तो आओगे ना भाई इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, फील्ड में जॉब करने के लिए। जब आप उस इंडस्ट्री में फील्ड में आ रहे हो जॉब करेंगे तो इन दैट केस यू शुड हैव अ जापानीज लैंग्वेज सर्टिफिकेशन। क्या है, इस नेक्स्ट में कहीं भी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए ना, आपको अगर जापानीज लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी का टेस्ट का सर्टिफिकेट है तो यू विल बी प्रिफर्ड टू रादर देन अदर कैंडिडेट जिसके पास नहीं है। मान लो मैं गया, मेरे पास N2 क्वालिफिकेशन है, कोई फला एक्स कोई गया मान लो, तो उस एक्स के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है जापानीज लैंग्वेज, तो उसको तवज्जो नहीं दी जाएगी, तवज्जो मेरे को दी जाएगी। ये पहला चीज है। और अगर आपको आती नहीं है तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम ओवर देयर कि आप धीरे धीरे करके पढ़ाई करके सीख सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, वहाँ से इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर वो कर दिया तो करियर सही हो जाएगा, नहीं कर पाए तो चुपचाप पढ़ाई के यहाँ पे आ जाना वापस। नहीं सही बात है यार, क्योंकि अगर वहाँ जापान में आपको नौकरी करनी है, जापान में इंडस्ट्री में आपको अपना करियर बनाना है तो यू शुड बी फ्लुएंट इन जापानीज, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है वहाँ सस्टेन करना। और आपको कम से कम अच्छी जॉब के लिए कम से कम N3 तो चाहिए ही चाहिए, N2 अगर है तभी कुछ फायदा है, अदरवाइज N5 N4 कुछ सवाल नहीं है वहाँ पर। हाँ ये है कि एप्लीकेशन करते समय जो छोटे रोल्स है ना, जो छोटे रोल्स इन द सेंस मतलब जो दूसरे कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, डिप्लोमा कोर्स हो गया, वहाँ आपने N3 N4 निकाल रखा है तो एक बेसिक प्रेफरेंस मिल जाती है कि हाँ चलो बेसिक तो उसको पता है जापानीज का, तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देंगे तो और सीख सकता जाएगा, ऐसा भी सिनेरियो। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसके हम लोग PhD और मास्टर्स के ऊपर बात कर रहे थे। अब साथ ही साथ अगर मैं इसमें ऐड करूँ, ये तो पूरे इन्फॉर्मेशन को खत्म करके अब मैं ऐड करूँ इसमें अंडर ग्रेजुएट का, तो अंडर ग्रेजुएट वो है जिससे मान लो जिसको बीटेक क्या बोल रहा है, जिसको बीटेक करने, BSc करने, BA करने, BCom करने, मतलब इसमें किसी भी बी नर्सिंग मतलब किसी में भी जाना है उनके लिए। एक बात मैं पहले सबको बता दूं क्लियर कट, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट में MBBS करने जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। मैक्स के तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्स ने अलाउ नहीं किया, साफ साफ लेकर रखा है मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री नॉट रिक्रूटेड इन इंडिया, मतलब वो भारत से कोई भी सर्टिफिकेशन या कोई भी एप्लीकेशन मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के लिए नहीं ले रहे हैं। तो भूल जाना भाई लोग, आप लोग जिसके लिए मेडिसिन करने जाना है। हाँ अलग से आप यूनिवर्सिटी के पास जा करके उनको रिक्वेस्ट अपना रेज कर सकते हो कि भाई मुझे अपना बैचलर्स करना है मेडिसिन में, आपके यहाँ आके क्या मुझे कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आप पूछ सकते हो। ठीक है जी। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसमें जरूरी चीज ये है, अगर इसमें बैचलर्स में तो इसमें इसको 2 भाग में डिवाइड कर रखा है जनरली। एक है सोशल साइंसेज में, ठीक है, और दूसरा भाग है इसका जो नेचुरल साइंस में। सोशल साइंसेज में क्या है ना, ये लॉ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पेडागोजी हो गया, और लिटरेचर, हिस्ट्री, जापानीज लैंग्वेज, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस के लिए हो गया, कमर्शियल सेगमेंट हो गया, ये सब इसमें इंक्लूडेड है सोशल साइंस में, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। लेकिन आप नेचुरल साइंस में जाएंगे तो नेचुरल साइंस में वो जैसे हमारा PCM है, PCM से रिलेटेड आपको कुछ करना है तो वो हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया, वेटनरी साइंसेज हो गया, उसके बाद एनिमल साइंस हो गया, स्पोर्ट्स साइंसेज हो गया, फिशरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया,
अब वेटनरियन है यहाँ पे, मतलब एनिमल के डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर आप बन सकते हैं, लेकिन आपको ह्यूमन डॉक्टर बनना है तो उसके लिए ना लेकिन अगर जानवरों का डॉक्टर बनना है तो यू कैन गो ओवर देयर। और वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप भी है, क्योंकि वहाँ पे टेंडेंसी है लोगों की बहुत ज़्यादा पालने की। यहाँ पे इतनी मैंने देखा नहीं है कुछ खास इज्जत मिलती है वेटनरी डॉक्टर से, लेकिन वो लोग भी बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, लेकिन नहीं है वहाँ पे। उसके बाद एक सेक्शन और आता है इनका जिसको कहते हैं हाइजीन स्टडीज़। हाइजीन स्टडीज़ में क्या है, नर्सिंग का हो गया, फार्मेसी का हो गया, फिर हाइजीन मेंटेनेंस का हो गया, इसका इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद बायोलॉजी तो है ही, खैर अपनी जो पीसीएम में बात आता है, बायोलॉजी है लेकिन मेडिसिन नहीं है, ये ध्यान रखना ठीक है। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेडिसिन नहीं अलग से बात करना। यूनिवर्सिटी में टोक्यो में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ अप्लाई करो। अगर वो लोग रिक्वेस्ट ओके करते हैं आप, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसमें क्वालिफिकेशन सबसे भारी चीज, पहली चीज तो क्वालिफिकेशन का एज क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया मेरा ये कहता है कि आप 2 अप्रैल 2000 के बाद जन्मे होने चाहिए। 2 अप्रैल को डेट ऑफ बर्थ हो तब भी चलेगा, और उसके बाद कभी भी डेट ऑफ बर्थ हो तब भी चलेगा, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ 12 इयर्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 12 इयर्स नहीं है, 10 इयर्स का है, तो प्लस 2 इयर्स आपने क्या किया उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है आपने डिप्लोमा किया हो, उसका आपको सर्टिफिकेशन कोर्स किया हो, तो उसका एक्चुअल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो गिने चुने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो क्या, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, 10th 12th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, 12th नहीं है जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा अगर किया या कुछ दूसरी पढ़ाई की तो उसका पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, हेल्थ का तुम्हें चाहिए होगा डॉक्यूमेंट। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है ना, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे है, वहाँ पे जाइए, एक बार पढ़िए। आपको नहीं समझ में आता, कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट करना, कुछ अगर मैं वैसा हो सका तो मैं रिप्लाई करूंगा, नहीं तो कुछ ना ढूंढ के मैं रिप्लाई तो कर ही दूंगा कि ये ऐसा कुछ करो या ऐसी इसको बात करो, ऐसा करो, मैं कुछ ना कुछ रिप्लाई कर दूंगा। सबसे मेजर चीज जो फंसा हुआ है यहाँ पर वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स। आपको 12th में भैया 80% नंबर लाना है। आप 10th में ला दो, आप 11th में ला दो, आप 12th में ला दो। 80% नहीं लाए तो बाय बाय नथी, मैक्स नहीं मिलेगा, उसमें अप्लाई नहीं करना, चुपचाप सीधे बाय ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अगर 80% जनरली यहाँ पे आज के डेट में ना बहुत लोग लेके आ रहे हैं, दैट इज वाई दे हैव रेज द बार सो दैट नंबर ऑफ एप्लीकेशन को कंट्रोल किया जाए। बहुत एप्लीकेशन आते हैं इनके पास, जापान आज में बहुत लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको एप्लीकेशन को रिड्यूस करने के लिए, थोड़ा और छटनी अच्छे से करने के लिए 80% मैंने क्राइटेरिया रख दिया। जरूरी चीज ये पूरा स्टडीज जो होगी जापानीज लैंग्वेज में होगी। यहाँ पे अंग्रेजी का आ नहीं बोलेंगे लोग, अ नहीं ई होता है तो ई नहीं बोलेंगे लोग यहाँ पर। तो इसलिए आपको जापानीज लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर आपको जापानीज लैंग्वेज पहले से इंडिया में ही आती है तो वेरी गुड भाई, आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है। अगर आपको जापानीज लैंग्वेज नहीं आती है यहाँ पे, तो इनका प्रोविजन है आपको फर्स्ट ईयर आपको जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग देंगे उनके रिकमेंडेड कॉलेजेस में से, और साथ ही साथ जापानीज लैंग्वेज से जापानीज कल्चर के बारे में समझाया जाएगा। और अगर कोई प्री रिक्विजिट है, मतलब जो स्टडी करने जा रहे हो आप, उस स्टडी के लिए कोई पहले कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर वो नहीं है आपके पास तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर ये सब ट्रेनिंग मिलने के बाद आप सब कुछ क्लियर करते हो, तो ये जो 4 साल का हमारा बैचलर्स अगर है, टोटल में आकर 5 साल का हो जाता है, जिसमें फर्स्ट ईयर जो होता है वो जापानीज लैंग्वेज का होता है, जिसमें भी स्कॉलरशिप मिलती है, और नेक्स्ट 4 ईयर्स जो आपकी एक्चुअल पढ़ाई जाती है उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप मिलती कितनी है? ये स्कॉलरशिप मिलती 1,70,000 येन, जो बनता है कहीं सही कुछ 63,000 रुपये। मतलब 1,70,000 येन हमारा वो रिक्वायरमेंट होगा, और उसके साथ जो फी है वो फी भी एक्सेप्टेड रहेगा, कोई फी नहीं पे करनी है, कोई ट्यूशन फीस नहीं पे करनी। तो 1,70,000 आपको मिल रहा है। हाँ, वहाँ पे आपको ये हो सकता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा टाइम, मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं, मतलब क्या पार्ट टाइम कोई जॉब आप कर सकते हो, वो देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे आपको मिल जाती है। वेरी गुड, नहीं मिलती तो इससे थोड़ा बहुत काम चले जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसका टाइम बहुत है कि हमारे पास, सोच लो, समझ लो, जापान जाना है, कहीं और जाना है, तो उसकी वीडियो में बनाऊंगा अभी। तो अगर जापान जाना है पढ़ने के लिए भैया, जापान के लिए फिर हमारे पास ये है सोल्यूशन कि आप अप्लाई करो 27 में। 27 में बहुत दिन है, 27 में तो अप्लाई करना सोच समझ के। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको इनके काउंसलेट में भेजने पड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन जो मैंने लिंक दिया है जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी आई हुई है नेक्स्ट की, उसमें पढ़ना। उसमें आप किस जगह से बिलोंग करते हो, तो उस जगह के जो नियरेस्ट काउंसलेट होंगे वहाँ पे यू विल हैव टू सबमिट योर ऑल द एप्लीकेशंस इन फिजिकल। देयर इज नो सॉफ्ट कॉपी सबमिशन, देयर इज ओनली फिजिकल सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू स्क्रीन योर डॉक्यूमेंट्स, वहाँ चेक होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको डॉक्यूमेंट सही लगा उनको वेल एंड गुड, नहीं सही लगा दे विल आस्क यू टू सबमिट some more documents. If they are fulfilled or satisfied with your documentation, first level of screening is clear. Next, you are going to face certain interviews, tests, aptitude tests, Japanese language tests, plethora of tests.
उसके बाद ही आपको भैया ये मुफ्त में नहीं मिलेगा 1,70,000 इसका मेहनत लगेगा ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा और वो मिलेगा। तो ये थे हमारे दो कुछ छोटे छोटे से वीडियो जिसमें हमने अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स और PhD इन 3 कोर्सेज के बारे में बात किया, जिसके बारे में अभी मैक्स ने स्कॉलरशिप लॉन्च कर दी है। जल्दी से जल्दी जाइए, अप्लाई करिए। आपको जापान में अगर पढ़ने जाना है, बहुत ओपनिंग्स है वहाँ पे, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट है। इन एवरी फील्ड देयर आर ह्यूज ओपनिंग्स। आप जाइए, आप पढ़ाई करिए, और आप नहीं भी अगर मान लो वहाँ जॉब लगती है तो इतनी जापानीज कंपनियां ग्लोबली जगह जगह काम कर रही हैं, आपको हर जगह ओपनिंग मिल जाएगी, आप जा सकते हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप्लाई, बस दिक्कत ये है कि सीट खाली पा रहा है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट से 12 लोग जा सकते हैं, ज़्यादा जा नहीं सकते इंडिया से, पूरे इंडिया से सिर्फ 12 लोग। तो देख लेना भैया, बहुत मारामारी होगी, ठीक है। कैसे भी मैनेज करना है, और हो पाएगा तो वेरी गुड, नहीं हो पाएगा तो बहुत है यार, पढ़ने के लिए परेशान मत हो अगली बार फिर ट्राई करना, नहीं तो यहाँ पे कुछ कर लेना अच्छा सा, ठीक जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी की पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, जिसमें हमने सर्टिफिकेशन कोर्स और डिप्लोमा कोर्स के लिए बात करेंगे। अभी हमने वो बाकी 3 कोर्स बाकी 3 कोर्सेज के लिए हमने बात किया, अंडर ग्रेजुएट, फिर मास्टर्स, और फिर उसके बाद PhD के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।